अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल के साथ मैं हूं जवेरिया अली। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी रऊफ कलासरा साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। सबसे पहले हम आपको बताएं कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस होने वाले मौज़ूआत क्या हैं, इनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद तफसीली रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। पीटीआई हुकूमत की इदारों के साथ महाज आराई इस वक्त उरूज पर है। मीडिया के बाद इलेक्शन कमीशन के साथ भी टक्कर ले ली है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी आजम सवाती और फवाद चौधरी के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी करने का भी फैसला किया गया है। वफाकी वुज़रा के बयानात के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी पैमरा से तलब कर लिए गए हैं। दूसरी स्टोरी जो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे वो कुछ यूं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का सिग्नल दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इमरान खान साहब शौकत तरीन को सेनेटर बनवाने में कामयाब हो जाएंगे या इनका हशर भी हफीज शेख जैसा होने वाला है। तीसरी स्टोरी और तीसरा मौजू जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ यूं है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत तमाम अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवाने में नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान में गुर्बत जो है इस वक्त 5% से ज़ायद इजाफा कर चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपनी तनख्वाहें बढ़वाना चाहते हैं, गो के इसमें नाकाम हो चुके हैं। एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी हम अपने प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे जो कुछ यूँ है, पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के सरबराह की तैनाती का मामला है। इसके ऊपर जो इनर स्टोरी है, जो इनसाइड स्टोरी है, जो अंदरूनी कहानी है, उसको भी आज हम अपने प्रोग्राम में अनफोल्ड करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं रऊफ कलासर साहब का। कलासर साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट है काफ़ी सारे महाजों पर खड़ी हुई है। पहले मीडिया से टक्कर ले ली है उन्होंने और मीडिया नुमाइंदगान ने काफ़ी एहतजाज भी किया जिसमें ऑपोजिशन ने भी उनका भरपूर साथ दिया। साथ साथ इलेक्शन कमीशन का मामला भी जेर गौर है, वहाँ पे भी महाज आराई जारी है। तो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इस वक्त किस लाइन एंड लेंथ पे चल रही है कि बहुत सारे महाज एक साथ खोल लिए हैं? आपका अहम सवाल है आपने जवेरा जो पूछा, और मुझे जो मेन उस पर हंसी आ रही है कि आपने जो बात की ना कि अपोजिशन ने भी उनको ज्वाइन कर लिया हमारे इसको एहतजाज को। ठीक है कि हमारे साथ वो आ गए हैं, दे आर वेलकम, लेकिन जब यही अपोजिशन पावर में थी, ये शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं आज जो तकरीर फरमा रहे थे कि जनाब कुछ ना कुछ तो है जिसको छुपाने के लिए हुकूमतें जो हैं वो आके मीडिया की आवाज़ को आके तो बंद करती हैं। अब मुझे याद पड़ता है 2017 में यही वज़ीर आज़म थे शायद खकान अब्बासी साहब, और इन्हीं के दौर में पैमरा जो है एक बिल आया था यहाँ पे, इसमें कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, और इन्होंने जो प्रपोजल दी थी कि 50 करोड़ रुपए का जुर्माना होना चाहिए टीवी चैनल पे, 10 साल उनको कैद होनी चाहिए। और ये शायद खकान अब्बासी साहब के दौर में पैमरा ने बाकायदा यहाँ पे कमेटी के सामने पेश किया था। और आज पूरी नवाज लीग जो है ना, जिन्होंने आके हमें जेलें भी करवानी थी 10-10 साल, 50-50 करोड़ रुपए आके उन्हें जुर्माने भी करवाने थे, वो भी आज वहाँ पे खड़े हुए हमारे साथ आगे नारे मारे। लिहाजा कुदरत के एक अपने करिश्मे हैं कि जब खुद पावर में होते हैं, और आपको याद होगा उस वक्त इमरान खान साहब हमारे साथ खड़े थे, वो कहते थे मीडिया की आवाज़ आगे दबाने की कोशिश की जा रही है, इनकी करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज वही शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बारे में कह रहे थे कि इनकी हुकूमत जो है अपनी करप्शन, अपनी स्टोरीज और अपने स्कैंडल छुपाने के लिए करना चाहते हैं। सो मीडिया के लिए कभी भी कोई अच्छे ये हालात नहीं रहे। कोई भी हुकूमत है, ये कोई वज़ीर आज़म है, कोई भी यहाँ पे लोग आते हैं, उनकी पहली कोशिश आपकी यही होती है कि मीडिया का नया कानून लाया जाए, इनका मुंह बंद किया जाए, इनको जेलों में डाला जाए या इन पर जुर्माने किया जाए। ये तो एक थी। अब जो अहम सवाल आपने पूछा है कि वो है क्लैश, और ये हुकूमत जो है ये पिछले हम इसको आगे 2-4 सालों से देख रहे हैं, हाँ 2-3 सालों से आ रही कि एक अगेन इंस्टीट्यूशन के साथ इनकी लड़ाई बाकायदा तौर पर चल रही है। 3रा साल इनका मुकम्मल हो गया, 4था इनका शुरू हो गया। ये अपोजिशन से लड़ चुके हैं पार्लियामेंट में, चलो वो समझ में आती है कि ठीक है अपोजिशन को आपको पार्लियामेंट में लड़ना समझ में आता है कि आप दोनों अपोजिंग पार्टीज़ हैं, आपने एक दूसरे की वहाँ खामियाँ निकालनी है, करप्शन स्कैंडल, आपने एक दूसरे को जेल में भेजना है, आपकी बातें हमें समझ में आती हैं, वो तो ठीक, बड़ी जेन्युइन लड़ाई है, आप लड़ रहे हैं, ठीक है। एक आपने उनके साथ लड़ रही, दूसरी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ी, और उनमें अगर इस सुप्रीम कोर्ट में बड़ी वहाँ पे वाज़े किस्म की डिवीजन है। अब आपको उसके साथ तीसरी लड़ाई जैसे आपने मेंशन किया मीडिया के साथ चल रही है, वो भी साथ साथ में। और अगर उसमें कसर कोई रह गई थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तो बड़े सीरियस किस्म के अटैक्स किए गए हैं और बड़ा उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं, और फवाद चौधरी साहब ने बड़े उन पर आके सीरियस इल्ज़ाम लगाए, आज़म सवाती साहब ने लगाए। और आज़म सवाती साहब का जो इल्ज़ाम है मुझे उस पर सबसे ज़्यादा वो मज़े का है, उन्होंने कहा जनाब कि ये पैसे लेते हैं, इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, ये नहीं बताया किससे पकड़े हुए हैं। और ये आज़म सवाती साहब वही हैं जिनका अगेन उन कह सकते हैं 5 इनके खिलाफ यहाँ पे एक उसकी GAT की रिपोर्ट से करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की और बड़ी आप कह फ्रॉड्स की
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनके खिलाफ पेश की गई थी, वो भी कह रहे थे कि जनाब के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है तो इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है, वो जो सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं, जो हम बात कहते थे कि शायद यहाँ पे कोई जज बैठा होता या कोई बंदा होता तो शायद वो बेहतर, मेरा ख्याल है, रिस्पॉन्ड कर सकता, क्योंकि ये सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं वो बिल्कुल एक, वो कहते हैं, टूथलेस होकर बैठ गए। उन्होंने उनसे जवाबात तलब कर लिए हैं और अगेन मुझे नहीं पता, मैंने ला क्योंकि इनका पढ़ा नहीं है कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं कि आप पे ये इल्ज़ामात अगर 2 मिनिस्टर्स लगा रहे हैं, आप में इतनी जुर्रत भी नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें, जवाब मांग रहे हैं। और ये आज का नहीं है, ये पिछले कई दिनों से यहाँ तवातर के साथ इलेक्शन कमीशन पे अटैक्स भी हो रहे हैं, हमले भी हो रहे हैं। सो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे इमरान खान साहब जो है ना, उनको जहाँ से भी सपोर्ट मिली हुई है वो हर महाज पे लड़ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि हर बाल पे छक्का मारा जाए। और जो बात उनकी नहीं मानता, मीडिया में नहीं मानी जाती, तो वो करप्ट हैं, वो फेक न्यूज़ है। इलेक्शन कमीशन अगर उनकी बात मानने से इनकार, ये EVM पे वो जो ये मशीन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, तो वो कहते हैं ये करप्ट है। अगर जुडिशरी में उनकी या कि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे तो वो उन पर तनकीद करते हैं। सो इमरान खान साहब जो रोज़ाना की बुनियादों पर वो किसी न किसी इदारे के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, लोगों के साथ, शख्सियत के साथ लड़ाई झगड़ा उनका चल रहा है। बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा उनका हर जगह ही चल रहा है। मोहम्मद मालिक साहब का रुख कर लूंगी कि अब हम देख रहे हैं कि जैसे कलासा साहब ने भी कहा कि वो हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंसर में भी उनकी कोशिश यही है कि छक्का मार दिया जाए। लेकिन इन सारे मामलों को हम सेटल होता हुआ कैसे देखेंगे? एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भिजवा दिया है, और दूसरी तरफ जितने संगीन किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं आजम सवाती साहब की जानिब से, और बाद में फवाद चौधरी साहब का भी जो रद्द-ए-अमल नोटिस देने के बाद आया है कि उन्होंने ये कहा कि शख्सियत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर उनको अपने ऊपर तनकीद नहीं करवानी है तो वो अपना कंडक्ट दुरुस्त करें। यानी कि वो इलेक्शन कमीशन के एतराजात दूर करने के मूड में नहीं है, लेकिन उनको कह रहे हैं कि अपना कंडक्ट दुरुस्त करें। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, जो अभी रऊफ साहब बात कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स है हाई कोर्ट की, जो एक हाई कोर्ट के जज की पावर्स हैं वही चीफ इलेक्शन कमीशन के पास है। ये उसी तरह फैसला कर सकते हैं और सजाएं दे सकते हैं। सो अगर अभी तक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी आज तक सजा ऐसी दी नहीं, लेकिन ये एक्चुअली अगर ये एस्टैब्लिश करें, हियरिंग करें, तो ये कंटेम्प्ट लगा के इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं टेक्निकली। सो ये एक तलवार है, लेकिन जो रऊफ ने कहा ना, टूथलेस बात यह हौसले की और कितना वेर विदौल है। सिकंदर राजा साहब की एक हिस्ट्री भी है, ये दामाद भी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते थे हमारे नवाज शरीफ साहब के, उनके दामाद भी हैं, सईद मेहदी साहब उनके दामाद भी हैं। पुराना ये ब्यूरोक्रेसी का इनका सारा ताल्लुक रहा है। इनकी भी कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह नहीं है माजी में। सो होगा कुछ नहीं, मेरा ख्याल है ये इंक्वायरी इसी होगी, हेयरिंग शुरू होगी, लटकाएंगे। लेकिन देखना ये एक इंटरेस्टिंग टाइमिंग बड़ी है। देखिए, जो फॉरेन फंडिंग केस है पार्टी का, PTI का, उसकी जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसने रिपोर्टेडली अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ली है। अब वो सबमिट होनी है। कल इन्होंने बुला लिया हुआ है PMLN वालों को भी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। एक तो ये बात चल रही है कि जी प्रेशर डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन पे, सवाल उठ के कर रहे हैं लोग कि क्या ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि उसके ऊपर, क्योंकि जो वो रिपोर्ट आई है उस पर जो अकबर बाबर वगैरह दूसरे लोग हैं उन्होंने भी बड़े एतराजात किए हैं। वो कहते हैं कि जी रिपोर्ट उस तरह नहीं बनी। सो नोबडी इज हैप्पी। ये काफी क्वेश्चंस हैं, लेकिन असल रवैया जो मुझे नजर आ रहा है वो एक फाशिस्ट रजीम बनती जा रही है, जो खतरनाक डेवलपमेंट है। देखिए, मीडिया के साथ जो ये पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो जो जिस तरह उसमें लॉज आ रहे हैं, अभी तो मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट अब थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि जितना पुशबैक आया मीडिया से। लेकिन आपकी अदालतों से लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी आप एक जज के साथ लड़ रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे हैं, आप मीडिया से भी लड़ रहे हैं। ये जो एक लग्जरी है ना वन पेज की, शायद ये गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच कर रही है। और हम कहते होते थे, हम तो आपस में मजाक भी करते हैं, मैं रऊफ आमिर सारे, कि यार हम हमेशा कहते थे कि बड़ा अच्छा हो कि इस मुल्क में एक पेज पे हो जाए पिंडी और इस्लामाबाद। लेकिन मेरा ख्याल है कि आइडियली ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि जब एक पेज पे होते हैं तो फिर काफी ज्यादा रवैयों में सख्ती आ जाती है। लेकिन आई डोंट थिंक फ्रैंकली कि ये इलेक्शन कमीशन वाली बात टू मी लुक्स मोर लाइक अ स्टॉर्म इन अ टी कप।
ये उठेगा, गुजाएंगे, ये बयानात देंगे और अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उतने सख्त आज तक फैसले लिए हैं और ना ही मेरा ख्याल है कि उनमें इतना तपड़ है कि वो इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाए मामले को। उम्मीद यही है कि लॉजिकल कंक्लूजन की जानिब ये मामला जाए। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वजीर खजाना शौकत तरीन के सेनेटर बनने की। वजीर आजम ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्यों बनना चाहते हैं वो सेनेटर और वजीर आजम उनको क्यों बनाना चाहते हैं, क्या वो बन भी पाएंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात कर लेते हैं काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी के मामले पर। अंदरूनी कहानी क्या है कि पाकिस्तान एक्सपो सेंटर की सरबराह की जो तैनाती है उसका मामला जेर गौर है और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चालाकी जो है वो काबीना में पकड़ी गई है। महकमाना इंक्वायरी का सामना करने वाला ऑफिसर एक्सपो सेंटर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाने के लिए पैनल में शामिल किया जा रहा है। ये बारीक वारदात किसने की है और इस ऑफिसर के साथ अब क्या होगा, ये हम जानेंगे रऊफ क्लासा साहब से। रऊफ साहब, ये बड़ी अंदरूनी कहानी है और ये बहुत बारीक वारदात लगाई गई है। ये किस तरीके से हो रहा है कि एक शख्स जिसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का चार्ज लगा हुआ है उसको पैनल में शामिल किया जा रहा है? जवेरा, इस पे भी बात करते हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, लेकिन एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो इससे भी बड़ी है। आज कैबिनेट का इजलास और कल रात हमने स्टोरी ब्रेक की थी, 2 स्टोरीज हमने ब्रेक की थी अपने प्रोग्राम में लास्ट वाले में। तो मैं पहले थोड़ा सा अपडेट दे दूं उस पर एक्सक्लूसिव लेके। आज कैबिनेट में उन 2 चीज़ों पे जो हमने रात ये अपने प्रोग्राम में आके खबरें दी थी, उन पे क्या फैसले हुए हैं, क्या डिबेट हुई है। एक तो हमने स्टोरी दी थी कि यहाँ पे ये जो वजीर हैं या यहाँ पार्लियामेंटेरियंस हैं, आपके कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी वगैरह जो हैं, तो इनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए कहा गया था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को समरी भेजी गई थी। आज कैबिनेट के इजलास में वो भी वहाँ पे पेश की गई। तो मुझे एक मेरे ज़राए ने जो मेरी कोई बातचीत हुई कि कैबिनेट में क्या प्रोसीडिंग वगैरह, तो उन्होंने कहा कि पहले एक छोटी सी करेक्शन कर लें, क्योंकि रात हमने कहा था कि वज़ीरों की भी तनख्वाहों में इजाफे के लिए कहा गया वज़ीर आज़म को, कैबिनेट को। उन्होंने कहा जनाब कि इसमें जो अब की दफ़ा समरी लाई गई थी, पार्लियामेंट्री अफेयर मेरा ख्याल डिवीजन लाए थे, तो वो ये कहते हैं इसमें वज़ीर वगैरह शामिल नहीं थे। वज़ीर जो है वो डील होते हैं कैबिनेट डिवीजन से, और 2 हफ्ते पहले कैबिनेट डिवीजन ने समरी भेजी थी इनके लिए वज़ीरों की तनख्वाहों में इजाफे के लिए। तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वो समरी जो है उन्होंने आके रिजेक्ट कर दी थी, ये कह के कि हमें कोई राइट नहीं है, पाकिस्तान के लोग जब महंगाई और दीगर गुर्बत की चीज़ों में आते हैं तो मैसेज बड़ा गलत जाएगा कि हम यहाँ पे बैठ कर ये अपनी तनख्वाहों में प्रिविलेजेस में इजाफा कर रहे हैं। तो उनका कहना था, अगेन मेरे सोर्स का, कि उन्होंने वज़ीरों की तनख्वाहों का जो था ऑलरेडी उसको इनकार कर चुके थे। अब की दफ़ा पार्लियामेंटेरियंस के लिए गई हुई थी, जिसमें कोई 342 के करीब आपके MNAs हैं, 100 के करीब सेनेटर्स हैं, और फिर इसमें आपके डिप्टी आपके स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन आ जाते हैं सेनेट के, और चेयरमैन वगैरह या स्पीकर जो हैं उनकी तनख्वाहें थी। तो ज़रा कहते हैं जब ये वहाँ पे पेश हुई है तो उस पर इमरान खान साहब ने खुद इनिशिएटिव लिया है। तो उन्होंने ज़ोर से कहा कि हम ऑलरेडी वज़ीरों की आके तनख्वाहों में इजाफे को मुस्तरद कर चुके हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो समरी आई है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में उन्होंने इजाफा करना है, इसको भी रिजेक्ट होना चाहिए। आप इसको रिजेक्ट कर दें आप। तो ज़रा कहते हैं कि इसके बाद जब उन वज़ीर आज़म ने यह कहा कि हम इसमें रेज़ नहीं करेंगे, तो किसी वज़ीर ने आगे से कोई अपना केस नहीं प्ली किया या उन्होंने कोई काउंटर आर्गूमेंट देने की कोशिश नहीं की वज़ीर आज़म को हमें नहीं करना चाहिए। सो अगेन ये तनख्वाहों में जो इजाफा था तो वो तो नहीं हो सका। तो दूसरी बड़ी खबर थी जो रात हमने दी थी वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से थी कि FBR पे एक यहाँ बड़ा जो है साइबर का एक ये 14 अगस्त की डेट को एक हमला हुआ था, और बाकायदा कोई 72 घंटों के लिए FBR जो है इसका सिस्टम जो है वो हैक कर लिया गया था। रात हमने उसकी रीजनिंग भी बताई थी कि क्या क्या रीजनिंग थी, कैसे कैसे थी। आज उस पर भी ये कैबिनेट में ब्रीफिंग दी, और उसमें शौकत ये तरीन साहब जो हैं तो उन्होंने पूरा उनको आगे ब्रीफ किया कैबिनेट को। खैर उन्होंने यहाँ पे कैबिनेट को ये बताया अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज कि ऐसी कोई खतरे की कोई बात नहीं है, यहाँ पे लेवल्स होते हैं डिफरेंट। ये जो हैकर थे तो उस लेवल तक नहीं पहुँच सके जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा था या इन्फॉर्मेशन पड़ी थी, लिहाजा एज सच ये कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारा नहीं हुआ। तो उन्होंने तो ये कह कर उन्होंने कैबिनेट को उन्होंने वो कर दिया है, उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया कि बड़ा एज सच नुकसान नहीं हो। लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट जो है तो वो अभी तक सामने नहीं लाई गई, ना किसी को बताया गया, बल्कि ये बता रहे हैं सोर्सेज कि यहाँ कैबिनेट आके FBR जो है इन्होंने छुपाने की कोशिश की थी कि किसी को ये पता ना लगे। अब उसको कवर किया जा रहा है ये कह के कि आप देखें पाकिस्तान में 10 लाख के करीब जो हमले हैं वो साइबर सिक्योरिटी के हुए हैं, और साथ में ये पता चला है कि इनका जो सिस्टम है ऑब्सलीट है, ये बड़ा पुराना सिस्टम है जो IT का इन्होंने लगाया हुआ है, और इन्होंने बाकायदा वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसे दिए थे $millions।
तो एफबीआर ने वो मिलियंस ऑफ डॉलर इस्तेमाल नहीं किया अपग्रेड करने के लिए सिस्टम को। अब उनको क्या खतरात थे, क्या मसले मसाइल थे, एफबीआर के अफसरान क्यों नए सिस्टम से अपग्रेड होने से खौफजदा थे, कोई माल पानी के मसले थे या दीगर वो जो वहाँ पे बैठ के वारदातें डाली जाती हैं। अब वो शौकत तरीन साहब ने इनसे कैबिनेट से $8 मिलियन की अप्रूवल ली है। $8 मिलियन की उसे मलिया से जो वर्ल्ड बैंक का पैसा जो है, अब ये जाके उससे नया सिस्टम खरीदेंगे और उसके लिए नई नई वो चीज़ें जो है ना तो वो लाई जाएंगी। आप ज़रा मालिक साहब से ज़रा इस पर पूछ लें। मैं इसके बाद कुछ और भी कैबिनेट की स्टोरीज हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, मैं कुछ और भी हैं इसमें एक्सक्लूसिव है मेरे पास। मालिक साहब, ये रऊफ कलास्टर साहब ने तो तफसीली इसका तज्जिया कर दिया है। आपसे भी जानना चाहेंगे, इसी किस्म का सवाल आपसे भी करना चाहेंगे कि इस तरह से जब हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अभी वज़रा की तो हमारी मना कर दिया गया था, अब उन्होंने भी अपने इजाफे की वो बात कर दी है, तो अब पीटीआई गवर्नमेंट ने फिलहाल तो मना कर दिया और साथ साथ ये भी कहा है कि 5% जो है वो इजाफा किया गया, गुर्बत बढ़ी है, तो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। लेकिन आगे भी इस किस्म की सिफारिशात और गुजारिशात यकीनी तौर पे आती रहेंगी, किस तरह से मैनेज होगा ये मामला? देखिए, मैं इसको फ्रैंकली एक बेहिसी सी समझता हूँ। अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में अगर रुपी टू रुपी गिने तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका एक सोशल इम्पैक्ट और होता है। जब सतह गुर्बत में लोग ऐड हो रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही हो, लोगों की जॉब इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो गई हो, तो आप कुछ सिंबॉलिक कदम लेते हैं। सिंबॉलिक कदम ये नहीं होता कि आप कहेंगे जी हम प्रिविलेज हैं, हम अपने 5 से 10% बढ़ा लेंगे, रकम में क्या बन जाएगा, कुछ करोड़ बन जाएंगे साल के, विच इज इनसिग्निफिकेंट। ये होती है बेहिसी, और ये है रवैयों का इशू। फ्रैंकली मॉनेटरी नहीं है, ये आपको एक डिस्कनेक्ट बताता है कि आपकी रूलिंग एलीट का, सपोजिटली जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करने पार्लियामान में आए हैं, ये आपका डिस्कनेक्ट शो करता है कि आप एक लेवल पे जाके किस तरह लाताल्लुक हो जाते हैं। मुझे ये इन अंग्रेजी में इसको कहते हैं ना, इन बैड टेस्ट, ये मुझे इन बैड टेस्ट, और यही चीजें होती हैं जो आपका एतमाद खत्म करती है लोगों का। देखें, आप वलायतवरा में जाएं ना, अमेरिका में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, बातें, आप एक चीज नोट कीजिएगा कि वहाँ लोग जो एलीट है, पोलिटिकल एलीट, इट बिहेव्स लाइक ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल जैसे मर्जी बिहेव करें, लेकिन पोलिटिकल एलीट ट्राइज टू बिहेव लाइक ऑर्डिनरी पीपल, कि उनके साथ एक बॉन्डिंग नजर आए। हमारे यहाँ बस एक मैं तो इसको बेहिसी कहूंगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, तो जो एफबीआर वाली बात कर रहे थे, ये इंस्टीट्यूशन, ये काफी बड़ा फैक्टर था ये लास्ट एफबीआर चेयरमैन चेंज होने में, ये हैकिंग का। और ये हैकिंग ये नहीं हुआ कि अचानक हुई है, इनको वार्निंग आई हुई थी, और उस दिन कैबिनेट डिवीजन ने और 2-3 और डिविजन ने अपने सिस्टम्स डाउन कर दिए थे। क्यों एफबीआर ने डाउन नहीं किए, मेरी समझ से बालातर है। लेकिन जब आप हर 6 माह बाद, 4 माह बाद एक एफबीआर चीफ हटाएंगे या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के चीफ हटाएंगे, मुझे अब ये बताइए आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे, आप आगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे। 7वां 7 आपने चेंज कर दी है एफबीआर चीफ, ये तो एक मजाक बन गया है। फिर आपने अभी वो जो आपके स्पेशल सेक्रेटरी थे वकार मसूद साहब, उनको लाया गया, उनको फारिग कर दिया गया। ये एक बड़ा सीरियस एक कैपेसिटी इशू है इस गवर्नमेंट का, कि लगता है कि फैसला करने के बाद सोचते हैं कि ये फैसला हमने करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जो पंजाब में देख रहे हैं, फेडरल में देख रहे हैं, हम ये हर चीज को टैक्टिकली डील कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली डील नहीं कर रहे। इनको प्लान बनाना पड़ेगा। पहले भी फंडिंग आई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग भी थी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर, और ये होने नहीं देते। एफबीआर जिस दिन प्रॉपर डिजिटलाइज हो गया, जिस दिन एफबीआर प्रॉपर जिसको आप कहते हैं ना ऑन मॉडर्न लाइंस या पेपरलेस ऑफिस हो गया, तो करप्शन में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। तो ये अभी आप देखें, लेट्स सी ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आते हैं, इसका क्या बनता है। एक बड़ा मशहूर हुआ था यहाँ एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, उसमें भी बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए थे। हमने देख लिया क्या अदालतों में निज़ाम बदला, क्या वहाँ पे चीज आई। इशू ये है कि जब आप हर 6 माह बाद, 7 माह बाद टॉप डॉग चेंज कर देंगे इंस्टीट्यूशन का, तो जो नया आदमी आता है उसके पास एक्सक्यूज होता है कि जी मैं तो अब आया हूँ, पिछले ने क्या किया है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आती है स्टेबिलिटी से, और एक मिनिमम टाइम फ्रेम चाहिए। आप कम से कम 2-3 साल एक बंदा रखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगी। 6-6 महीने बाद आप करें, आप $8 मिलियन छोड़ें, आप $80 मिलियन भी लें, वो भी ज़ाया हो जाएंगे। सही, रिफॉर्म्स के लिए थोड़ी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। इतनी जल्दी जब ऑफिसर्स या एग्जीक्यूटिव्स तब्दील होंगे तो जाहिर है कि हर आने वाला जो है अपनी ही तरीक़ेकार को अपनाने की कोशिश करेगा। ये प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो हम आपको बताएंगे काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से।
वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात कर लेते हैं काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से। पाकिस्तान एक्सपो सेंटर के सरबराह की तैनाती में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चालाकी जो है वो काबीना में पकड़ी गई है। महकमाना इंक्वायरी और इंसबाती कार्रवाई का सामना करने वाले ऑफिसर का नाम CEO के पैनल में शामिल कर दिया गया। कलासरा साहब, ये किस तरह से मुमकिन है कि CEO की तैनाती में जो डिसिप्लिनरी एक्शन की कार्रवाई का सामना करने वाला शख्स है उसका नाम भी शामिल कर दिया गया है? कैबिनेट की दो स्टोरीज हैं आपके साथ। एक तो आपने जो मेंशन किया एक्सक्लूसिव, ये तो मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन आज की कैबिनेट के हवाले से एक बड़ी स्टोरी और भी है जिसकी डिटेल हम आने वाले दिनों में मज़ीद देंगे। अभी मैं थोड़ा सा उसका आपको उसका इंट्रोडक्शन कहें या जो आज वहाँ पे कैबिनेट में पेश हुआ है, जो आइटम पेश हुआ है वहाँ पे एजेंडा आइटम, वो बड़ा मेरा ख्याल है अहम एक उसकी अचीवमेंट कहा जा सकता है PTI हुकूमत की। इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के लिए 100 के करीब इन्होंने वहाँ पे चेंजेस या रिफॉर्म्स इन्होंने प्रपोज किए हैं। जो मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको आके बेहतर करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ तकरीबन 100 के करीब ये अगेन जो चेंजेस हैं तो उनमें प्रपोज की गई हैं और आज इसको बाकायदा लॉर्ड डिवीजन ने कैबिनेट के सामने पेश किया है, जिसकी मंजूरी दी गई है और अब उसको रेफ़र कर दिया गया है। यहाँ कैबिनेट कमेटी, यहाँ पे कैबिनेट कमेटी या लेजिस्लेचर है, उसको भेज दिया गया कि आप ये बैठें और इन तमाम चेंजेस को आप देखें, अप्रूव करें और इसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो आप इस पर बात करें। इसलिए भी बड़ा अहम है, इसमें आके उन्होंने FIR की बात की। FIR के जो मसाइल हैं वो कैसे हैं, थाने के क्या मसाइल हैं, आपके अदालतों के क्या मसाइल हैं, पुलिस वालों के क्या मसाइल हैं, ओवरऑल जो पूरा आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसकी वजह से आम आदमी थाना कल्चर से तंग है या आप उसमें कहते हैं अदालतों के हवाले से बहुत सारे मसाइल होते हैं, वक्त पे आपके केसेज हैं उनके फैसले नहीं होते। सो एक बड़ा बिग स्टेप लिया गया जिसकी मेरा ख्याल आने वाले दिनों में हम देखेंगे। एक पूरा पैकेज जो है इसका रिफॉर्म्स का, जिसकी बात इमरान खान साहब करते थे, PTI करती थी, और एक आम आदमी जो आके बात करता है कि अदालत और उसमें थाना कचहरी का ये जो कल्चर है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो मेजर जो मेरा ख्याल है रिफॉर्म जो है, एक रिफॉर्म एक उसको पैकेज किए जिसकी उम्मीद की जाती थी, जिसके ये आके वादे दावे भी किए थे इमरान खान साहब ने, तो कम से कम उन्होंने मेजर एक उसका इनिशिएटिव कहें, उन्होंने 100 से ज़्यादा शिक्कें जो हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की उसमें तब्दीलियों की उन्होंने आके रिकमेंडेशन किया। बल्कि आज उन्होंने मज़े की एक बात कैबिनेट में बताई कि मेरे सोर्स ने बताया कि इस बात में वज़न पैदा करने के लिए कि रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है। आपको याद होगा वहाँ पे ये क्वेटा में एक उसकी वीडियो सामने आई थी, वहाँ पे अचकज़ई साहब थे, महमूद अचकज़ई साहब के रिश्तेदार थे, जिनकी एक तेज़ रफ्तार उसने जीप ने आके ये पुलिस वाले बेचारे को उन्होंने कुचल कर रख दिया था और बाद में वो हो गए थे, रिहा हो गए थे, ब्री कर दिए गए थे। तो आज कैबिनेट में बताया गया कि वो जो आगे जिस वजह से ब्री हुए थे वो बड़ी एक उसकी अजीब और गरीब किस्म की वजह बताई गई है कि जिसकी वजह से उनको ब्री किया गया था अचकज़ई को, जिन्होंने वहाँ पे अपनी गाड़ी के नीचे दिया था उसको, ये पुलिस वाले को। वो ये कहते हैं जिसने वीडियो बनाई थी। अब देखें किन किन यहाँ पे बातों पे लोग बरी हो जाते हैं, इतना बड़ा कत्ल करके भी, इतना बड़ा जुर्म करके। वो ये कहते हैं जिस बंदे ने वीडियो बनाई थी वो बंदा वहाँ पे पेश ही नहीं हुआ अदालत में। लिहाजा अदालत ने कहा, या अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आज कैबिनेट में थी, तो उन्होंने कहा जनाब जिस बंदे ने वीडियो बनाई है वो ओनरशिप ही नहीं ले रहा, वो आगे गवाही नहीं दे रहा कि हाँ मैंने बनाई है या किसने बनाई है, तो लिहाजा हम क्या प्रोसीड करें। सो वो आज उसको बाकायदा कोट किया गया कैबिनेट में कि यहाँ पे इस तरह के भी यहाँ पे वीकनेसेस हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि लोग अगर उसके सामने नहीं पेश होते और आगे वीडियो एविडेंस अदालत के सामने आता है लेकिन ओनरशिप नहीं है कि वीडियो बनाई किसने, कोई आके कहे हाँ जी मैंने बनाई है, तो उसके बावजूद भी उनको वहाँ पे लोगों को ब्री कर दिया जाता है। सो बहुत सारी इसमें चेंजेस हैं। कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो 100 उन्होंने चेंजेस की हैं FIR से लेकर जुडिशल उस सिस्टम तक, वो क्या क्या है आपके सामने ले आएंगे। और जल्दी से मैं ज़रा इसका बता दूं, ये स्टोरी जो है इसकी एक्सपो सेंटर की जो है, एक यहाँ पे कैबिनेट में कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो एक यहाँ समरी लेकर गई। इन्होंने लगाना था CEO लगाना था, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव लगाना था इन्होंने एक्सपो सेंटर जो है ये 84 में बनाए गए थे। अब इसमें मज़े की बात है, तकरीबन इसमें जो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है क्रेडिबल, इन्होंने 28 के करीब इनको एप्लीकेशंस इनको मिली थी। उसमें से इन्होंने कोई 15 के करीब कैंडिडेट जो हैं इन्होंने आगे शॉर्ट लिस्ट किया, सॉरी 5, इन्होंने 5 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया। उनके इंटरव्यू करने के बाद इन्होंने समरी बनाई। इनका जो बोर्ड है इसका एक्सपो का, उन्होंने 3 लोगों को उन्होंने आके रिकमेंड किया, जिसको आके इन्होंने वहाँ पे वज़ीर आज़म के सामने पेश किए गए कि इनमें से एक को बनाए। उसमें से एक का नाम था यहाँ पे मिस वो जो थे मरियम खावर थी एक, और इस पे दूसरे नंबर पे ज़िया मुस्तफ़ा साहब थे, तीसरे नंबर पे सलमान अमीन साहब थे। अब इसमें ये इंकशाफ किया गया है कैबिनेट में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जनाब कि जिनको इन्होंने रिकमेंड किया है दूसरे नंबर पे ज़िया मुस्तफ़ा साहब, इनके खिलाफ तो हमने यहाँ पे इंक्वायरी शुरू की हुई है।
ये जब वहाँ पे ये इनके चीफ ये फाइनेंशियल ऑफिसर थे, इनके सीएफओ थे एक्सपो के, इनकी डिस्पोजल पे 40 करोड़ रुपए थे जो पीएसडीपी के दिए गए थे। एक्सपो रिलेटेड आपने डेवलपमेंट वर्क कराना था, आपको दिया जाता पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का जो फंड होता है। उन्होंने कहा जनाब कि इन्होंने उस फंड को 40 करोड़ रुपए को इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो लैप्स हो गया। इस पर इंक्वायरी लॉन्च की गई थी। ये कैसे निकम्मे नलायक अफसर हैं मुस्तफ़ा साहब जो हैं कि 40 करोड़ रुपए इनको दिया गया, एक तरफ कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे दिए तो ये उसके एग्जीक्यूशन खर्च करने में नाकाम रहे, जिससे उनके ऑब्जेक्टिव जो थे वो नहीं पूरे हुए। उसी बोर्ड ने, अब देखें, बोर्ड को कहा गया था कि आप इंक्वायरी करें और कॉमर्स मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करें। अब जिस बोर्ड को कहा गया था एक्सपो वालों को, उन्होंने बैठ के आके इंटरव्यूज किए, उसी ही बंदे को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके उसी का नाम भेज दिया, इसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगवा दें। जो सीएफओ थे इनको आके जिनके खिलाफ इंक्वायरी करके एक्शन लेना था, उनको प्रपोज कर दिया गया कि छोड़ें, इन्हीं को इसी इदारे का जो है इनको सरबराह बना दिया जाए। तो ये कैबिनेट में बाकायदा चोरी जो है वहाँ पे पकड़ी गई है कि आप उसको देखना कैसे एक लोग जो हैं बोर्ड के मेम्बरान जो हैं ये कैसे मिल मिला के खेलते हैं। खैर, इसके बाद जब वहाँ वज़ीर आज़म साहब के पास ये मामला सार आया तो कैबिनेट ने यह फैसला किया, उन्हें जो नंबर 1 पे थी मरियम खावर साहबा, उनको उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने ऑफिसर मुकर्रर किया है। लेकिन कहने का मतलब ये है, फिर मालिक साहब से ज़रूर पूछेगा कि शौकत तरीन साहब को जो सेनेटर बनाने की बात ये हो रही है, कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों के खिलाफ यहाँ पे इंक्वायरीज होती हैं, उन पे चार्जेस लगते हैं, जिनको यहाँ पे आके एक्शन होने के लिए कहा जाता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा, उन्हीं का नाम जो है चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वहाँ पे उनको नॉमिनेट किया जाता है। ये पाकिस्तान का जो कल्चर है यहाँ पे उस यारी दोस्ती का, सिफारिश का, कामरेडशिप का, ये उसकी एक मिसाल थी जो आपके सामने लेकर आए हैं। ये उसी की एक मिसाल है, एक उमूमी सा रवैया है पाकिस्तानी कल्चर का, जिसमें हम देखते हैं करप्शन करने वाले को फिर से रिकमेंड कर दिया गया है। मालिक साहब, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे शौकत तरीन के हवाले से, वजीर ख़जाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाए जाने की बातें हो रही है और ख़ुद उनका भी बयान ये सामने आया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया है। PTI की गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी समझती है कि उनका वज़ीर ख़जाना जो है वो सेनेटर भी बने? पहली बात तो ये है कि मैं ऑन अ लाइटर नोट, ये मुझे बड़ा समझ जाती है कि रऊफ रास्ता सब बड़े मासूम आदमी। देखिए, एक बंदा है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस है एक्सपो का, उसको पता है कैसे नुकसान पहुंचाना है, उसको पता है कैसे पैसे जाया करने हैं। यार, उससे बेहतर कौन सी ये हो सकता है जिसको वर्किंग अंदाजा उस ऑर्गेनाइजेशन का। अजीब आदमी है रऊफ साहब, बस दरवेश आदमी अपनी मर्जी से नुक्स निकाल लेते हैं। वो तो क्वालिफाई करता है इस मुल्क में, जिस बंदे को पता ना कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे तबाह करना है, वो बेस्ट बंदा समझा जाता है। नहीं, ऑन अ मोर सीरियस नोट, देखिए, वो इसलिए कि ऑब्वियसली दे वुड लाइक हिम, ये विदाउट आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बने हुए आप 6 माह तक मैक्सिमम रह सकते हैं। और वैसे तो आमतौर पे 6-8 माह ही यहाँ पे तबई उम्र है हमारे तमाम टॉप फंक्शनरीज की इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में। तो इसलिए वो टेक्निकल रीजन है उनके लिए, उनको मजबूरी है कि अगर उनको कंटिन्यू करवाना है तो वो उनको बनाएंगे। सो दैट इज मोर अ लीगल रिक्वायरमेंट, ख्वाहिशों की बात नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट है। बिकॉज देखिए, ये कोई चौथे फाइनेंस मिनिस्टर हैं 3 सालों में, तो अब इनके लिए तो इम्पॉसिबल होता जा रहा है कि हर 6 माह बाद कहाँ से लाएंगे एक नया फाइनेंस मिनिस्टर। जो अभी तक उन्होंने, टू बी फेयर टू द मैन, अभी तक जो डिसीजन वगैरह लिए हैं वो बुरे नहीं हैं टू बी ऑनेस्ट। और इकोनॉमिकली मेरा ख्याल है हमारे मुल्क का मसला फ्रैंकली फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा हमारा इशू गवर्नर स्टेट बैंक का है। देखिए, गवर्नर स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी सीरियसली हमें नुकसान पहुंचा है। जब इन्होंने 13.25% इनको मार्केट इंटरेस्ट रेट किया, हॉट मनी आया, वो उसी स्पीड से गया, बिलियंस उसमें खर्च हुए। रोज़ हमें बताया जाता है कि जी जो रोशन डिजिटल अकाउंट है इसमें 2 बिलियन आ गया है, लेकिन जो आप नहीं बताते लोगों को ये $2 बिलियन जो आया है इसकी कीमत क्या है। देखिए, इस वक्त वलायत में जाएं, आप अमेरिका वगैरह में जाएं, 0.5% से 1% के ऊपर आपकी फाइनेंसिंग हो रही है, आपको कर्जा मिलता है। इस वक्त बहुत से लोग, मैं जाती तौर पर लोगों को जानता हूँ जो बड़े बिजनेसमैन हैं और सब कुछ हैं, जो वहाँ से लोन ले रहे हैं आधे 1% पे रोशन डिजिटल में वो जमा करवा रहे हैं, जिसमें वो 5 से लेकर 9% डिपेंडिंग किस तरह की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 से 9% वो उस पर इंटरेस्ट कमा रहे हैं। पाकिस्तान से अ लॉट ऑफ बिजनेस हाउसेस एक्चुअली अपना पैसा हुंडी से निकाल रहे हैं और उसको वहां से कोशर करके डिजिटल अकाउंट्स में ला रहे हैं। ये सारी चीजें देखनी है। आज आप कहते हैं रिजर्व आपके हाईएस्ट हैं, आज आपका डॉलर जो सा है 172 का मार्केट में बिक रहा है, गोल्ड हाईएस्ट चला गया है। मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा इशू है हमारे गवर्नर स्टेट बैंक का,
और पॉलिसीज का। लेकिन वो इमरान साहब को जाके बताते हैं देखिए हमने $1 बिलियन आ गया। ये मालिक मेरा आपसे एक सवाल है, आप ही जवाब दे दीजिएगा, मैं मतलब रोक नहीं पाया अपने आप को। ये कहाँ पे अगर पीटीएम दोबारा इकट्ठी होगी, जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको याद होगा यूसुफ और गिलानी साहब जो हैं वो जीत गए थे, हफीज़ शेख को उन्होंने हरा दिया था। आपकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कोई इस तरह का यहाँ पे कोई अपसेट वगैरह जो है इनके केस में भी हो सकता है, और ये दोबारा पार्टीज जो हैं ये इकट्ठी होकर इनके आगे इमरान खान साहब के दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर को भी वो सेनेट इलेक्शन में हरा सकते हैं? ये को मुमकिन है? बिल्कुल ये जहांगीर तरीन हो सकते हैं। आई टेल यू सिंपल रीजन दो। अभी मुझे एक बात बताइए, ये जो वोट के रिजल्ट को नारा है ना, ये टॉप पे नारा और अंदर कुछ और होता है। 92 के अंदर 92-93 की बात है, मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने लॉ पास किया कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और इस तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन ये टैक्स नेट में इनको वापस लाया जाए। आपको पता है इस जून में जब लेजिस्लेशन हुई है तो इन्होंने उनको दोबारा टैक्स एग्जेम्पशन दे दी है, बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी का एतराज था कि ये बिजनेस कंसर्न्स हैं, फिर कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस में हमारे से अनड्यू एडवांटेज होता है, हम कम्पीट नहीं कर सकते। उस पर आराम से पीएमएलएन ने वोट दिया। अभी मुशाहिद साहब इनको बनाया चेयरमैन ने, ह्यूमन राइट्स कमेटी का चेयरमैन, वो गए, उन्होंने कहा कि जी मैंने डिफेंस कमेटी का मुझे चेयरमैन बना दें। पार्टी से पूछा भी नहीं, उन्होंने डिफेंस कमेटी की चेयरमैनशिप ले ली। जब उनसे बात हुई, लोगों ने एतराज उठाए, मियाँ साहब तक बात पहुंची, तो वहां से जवाब दिया है कोई बात नहीं, अपना बंदा है, डिफेंस कमेटी का हेड है, तो ये एक और हमारा एक्सेस का जरिया बनेगा, काम आएगा इशू। हाँ, तो इसी काम आएगा। तो इसी तरह अगर तरीन साहब इज ओके इन पिंडी एंड इन इस्लामाबाद, तो आई थिंक अगर वो वन पेज इसके लिए प्रोएक्टिवली इंटरवीन करेगा तो आई वुड नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब को मतलब वो पसंद नहीं कर रहे थे, लिहाजा उनको निकलवा दिया गया और तरीन साहब को लाया गया, अगर पिंडी वालों ने सब कुछ करना है तो आप ये कह रहे हैं? हफीज शेख साहब 2-3 चीजों पे गए, क्योंकि मैं अगेन रोज में वही बात करता हूँ, आपका असल मसला हमारी जो फाइनेंशियल काफी इश्यूज के अंदर वो फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा स्टेट बैंक के गवर्नर के इश्यूज हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं वो बड़ी ही इफेक्टिव है। देखें अभी आप वो कह रहे हैं कि जी डॉलर जॉन्स है, जी ये तो हमने मार्केट पर छोड़ा हुआ है। जब आपका ₹1 गिरता है करेंसी में डॉलर के अगेंस्ट, आपका 14 हफीज शेख साहब की तरह क्या शौकत तरीन साहब भी हार जाएंगे या वो जीत सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। मोहम्मद मालिक साहब और रऊफ कलासा साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया और प्रोग्राम देखने के लिए हमारे नाज़रीन का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।